Hello and welcome everyone. Today I am going to discuss about the various forging defects in our chapter Forging Processes, subject Metal Forming Analysis. So let us start. Now the defects in forging may be due to incorrect raw material, improper heating, incorrect forging conditions, or defective forging process used. Basically, there are four things. First one is incorrect raw material. Second one can be the improper, incorrect heating. Then it can be incorrect forging, and another is defective forging process used. Now, the forging defects are classified in total 17 categories. I will discuss them one by one. The first is improper chemical, abnormal structure, and inclusions. These are generally due to original material. Material on receipt should be properly checked and accepted only if it is according to the specification. यहाँ पे जो भी हमारा ओरिजिनल रॉ मटेरियल है, अगर उसमें डिफेक्ट होगा तो आगे जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें डिफेक्ट आना ही है. तो सबसे पहले जब भी हम मटेरियल प्रोक्योर करेंगे तो सबसे पहले हमको उसका केमिकल एनालिसिस चेक करना होगा. स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अबनॉर्मल नहीं है वो चेक करना होगा, और अगर उसमें इंक्लूजन्स है तो वो चेक करना होगा. तो तभी हम ये वाली एरर जो है वो अवॉइड कर सकते हैं. Second is cold shut, usually appearing at the corners where it is the cracks formed over here. This is the lower die, this is our workpiece, and at the corner, and they are caused by the metal not flowing properly in corner due to defective forging design, improper placing of work in die, and incorrect die design. There are three reasons of this cold shut. First one is defective die design. Defective die design, then workpiece is placed improperly, and the total forging design is done in a wrong way. Then there can be cold shut error. Next is lapse. Lapse are formed whenever metal folds over itself during die forging. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे मेटल जो है वो फोल्ड हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से लैप फॉर्म होगा. Lapse may also occur during swagging, rolling, edging and fullering operation. लैप्स जो है वो बेसिकली कौन कौन से ऑपरेशन में आएंगे, ठीक है. एक तो है सबसे पहला स्वैगिंग, फिर अगला ऑपरेशन है रोलिंग, फिर एजिंग, जो यहाँ पे एज फॉर्म हो रही है, ठीक है, वहाँ पे जो डिफेक्ट है वो, और लास्ट इज फुलरिंग. सो इन 4 types of processes lapse can occur. ये यहाँ पे कुछ फोर्जिंग डिफेक्ट्स दी हुई है. ये अगली डिफेक्ट है वो है स्केल पिट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल पिट्स. दीज आर शैलो डिप्रेशंस. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी डिप्रेशन जो गड्ढे दिख रहे हैं ऑन सरफेस ऑफ वर्क पीस कॉज्ड बाय स्केल. जो स्केल जो होता है मतलब रस्ट वगैरह, दैट इज़ वर्कड इनटू द फोर्जिंग, वो उसके अंदर आ जाएगा. अगर कोई सरफेस के ऊपर कोई स्केल फॉर्म हुआ है, ठीक है,
वो भी उसके अंदर आ जाएगा, तो उसकी वजह से इंक्लूजन्स और डिप्रेशंस पड़ सकते हैं, ठीक है, गड्ढे पड़ सकते हैं। द स्केल फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द वर्क पीस ड्यूरिंग फॉर्जिंग शुड बी पीरियोडिकली क्लीन्ड टू अवॉइड स्केल पिट्स। जैसे कि ये डाई है यहाँ पे और ये हमारा वर्क पीस है, तो जब भी यहाँ पे फोर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ध्यान में रखनी होगी ये कि जो मटेरियल का वर्कपीस का पार्ट है वो अगर इसके ऊपर चिपक गया है, ठीक है, सरफेस के ऊपर, तो उसको रिमूव करना होगा। स्केल फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ तो अगर वो अगले नेक्स्ट रीजन में रह जाएगा तो जब हम फ्रेश वर्कपीस यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, तो जो भी फ्रेश वर्कपीस होगा उसके ऊपर हमको इम्प्रेशंस मिलेंगे। जो फ्रेश वर्कपीस होगा उसके ऊपर यहाँ पे हमको गड्ढे मिल सकते हैं, ठीक है। द स्केल फॉलिंग ऑफ द वर्कपीस शुड बी दैट्स वाई क्लीन्ड पीरियोडिकली। अगली जो 5th नंबर एरर है वो है क्रैक्स, दैट इज क्रैक्स। क्रैक अकर ड्यू टू अनइवन हीटिंग, forging at too low temperature and incorrect cooling of the forged part that leads to residual stresses distortion. Both longitudinal and transverse crack occur in forging. यहाँ पे longitudinal और transverse crack भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये एक कोल्ड शट का एग्जांपल है जहाँ पे कॉर्नर ठीक से फील नहीं हुआ, ठीक है। क्रैक्स जो है वो अनइवन हीटिंग की वजह से या तो फिर जो टू लो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है उसकी वजह से, या तो फिर इनकरेक्ट कूलिंग उसकी वजह से जो क्रैक्स वहाँ पे फॉर्म हो सकती है, जिसकी वजह से रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और डिस्टॉर्शन का पॉसिबिलिटी है। क्रैक्स कैन बी रिमूव्ड ड्यूरिंग फॉर्जिंग ऑपरेशन विथ हेल्प ऑफ न्यूमेटिक चिसल्स व्हेन द मटेरियल इज़ हॉट। अगर वो मटेरियल हॉट कंडीशन में है तभी हम क्रैक्स को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग न्यूमेटिक चिसल्स। नेक्स्ट इज हेयर क्रैक्स। Hair cracks are very fine cracks that occur due to defect in ingots or too rapid cooling of the forged part. जो भी हमारा forged part है अगर हमका उसका रैपिडली कूल कर देंगे बहुत ही ज़्यादा क्विकली तो उसके अंदर हेयर क्रैक्स हो सकती है। और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है इनगॉट जो है हमारा, उसके अंदर अगर डिफेक्ट है इनगॉट में तो वहाँ पे हेयर क्रैक्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर अगली डिफेक्ट है अनफिल्ड सेक्शंस। दीज आर द रिजल्ट ऑफ डाई कैविटी नॉट कम्प्लीटली फिल्ड ड्यूरिंग फोर्जिंग। जो भी फोर्जिंग ऑपरेशन के दरमियान अगर ये सेक्शन है सपोज ये कम्प्लीटली फिल नहीं होता तो उसकी वजह से अनफिल्ड सेक्शन हमको मिलेगा। तो द कॉज ऑफ दिस में बी इनसफिशेंट मेटल यहाँ पे अगर कम है उसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ मेटल इन डाई के अंदर उसका प्लेसमेंट गलत जगह पे कर दिया। इम्प्रॉपर हीटिंग ऑफ मेटल, गलत तरीके से उसका हीटिंग किया। इनकरेक्ट फोर्जिंग डिज़ाइन, जो डिज़ाइन है वो गलत है या फिर डाई की डिज़ाइन गलत है या फिर टेक्निक जो यूज़ की है फोर्जिंग की वो गलत है। तो ये सारे बहुत ही सारे वेरियस रीजंस है अनफिल्ड सेक्शन के। अगला जो डिफेक्ट है वो है मिसमैचिंग। मिसमैचिंग इन फोर्जिंग इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ अलाइनमेंट। मिसमैचिंग सिंपली हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जैसे कि ये सपोज ये हमारी अपर डाई है और जो लोअर डाई है वो सपोज हमने यहाँ पे ऐसे प्लेस हो गई तो क्या होगा, मिसमैचिंग हुआ तो जो सेक्शन होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली वो बन नहीं पाएगा, वो उसमें डिफेक्ट रह जाएगी। मिसमैचिंग इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ अलाइनमेंट ऑफ अपर पार्ट
ये हमारा अपर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। उसमें डाई हाउस में ये डाई के पार्ट्स है, उसमें अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है दोनों का, तभी ये टाइप की एरर आ सकती है। नाउ दिस में बी ड्यू टू इम्प्रॉपर डाई गलत हमने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या तो फिर इनकरेक्ट फिटिंग ऑफ द डाई और worn guides of the press or hammer used for purpose। जो भी worn guides हमने यूज़ की है या फिर प्रेस और हैमर है उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसकी वजह से मिसमैचिंग पॉसिबल है। अगली जो डिफेक्ट है वो है रप्चर्ड फाइबर। जो भी these are the revealed by एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। जो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वर्कपीस को एग्जामाइन करेंगे तो उसके अंदर हमको रप्चर्ड फाइबर्स ऐसे मिलेंगे। ये सारे आप देख सकते हो कि दीज आर दी रिलेवेंट बाय द एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमको देखना पड़ेगा एंड आर ड्यू टू द रैपिड फ्लो ऑफ मेटल इन डाई। सपोज ये हमारी डाई है तो उसके अंदर उसका टू रैपिड फ्लो हो गया, उसकी वजह से जो फाइबर है वो रप्चर हो सकते हैं और फ्लो लाइंस ब्रेक हो सकती है। एंड इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ स्टेजेस इन फोर्जिंग। जो फोर्जिंग के अंदर जो स्टेजेस है उसकी जो डिज़ाइन है वो अगर गलत तरीके से की गई है तब भी हमको रप्चर्ड फाइबर फ्लो लाइंस मिल सकती है, ठीक है। अगली जो डिफेक्ट है वो है टीयर्स। टीयर्स हमको मालूम है जो वो भी वन टाइप ऑफ क्रैक्स ही है। टीयर्स आर सरफेस डिफेक्ट्स। जो सपोज ये हमारा फोर्ज्ड पार्ट है सो उसकी सरफेस के ऊपर जो भी डिफेक्ट्स है वो होगी टीयर्स, एंड दैट अकर्स व्हेन द मेटल्स आर फोर्ज्ड एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लो है तो और आर बर्नड ड्यू टू इम्प्रॉपर हीटिंग। दूसरा जो रीज़न है वो है इम्प्रॉपर हीटिंग। ये दोनों रीज़न है, सबसे पहला लो टेम्परेचर और दूसरा इम्प्रॉपर हीटिंग। देन उसकी वजह से जो मटेरियल है वो बर्न रह जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर हमको टीयर्स देखने को मिले। सो देयर इज सेग्रेशन और प्रेजेंस ऑफ लो मेल्टिंग और ब्रिटल फेजेस इन द मेटल कैन आल्सो लीड टू टीयर्स। अगर जो भी मटेरियल है उसमें सेग्रेशन है या तो फिर प्रेजेंस ऑफ लो मेल्टिंग और ब्रिटल फेजेस, लो मेल्टिंग या तो फिर ब्रिटल फेजेस उसमें प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी टीयर्स फॉर्म हो सकते हैं। सो ये थी 10 डिफेक्ट्स। आगे की जो डिफेक्ट्स है उसमें है सबसे पहली जो डिफेक्ट है वो है डर्ट, स्लैग और सैंड इंक्लूजन्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स भी है जो प्रीवियसली हमने एक्सप्लेन किए थे। कोल्ड शट की एक और फिगर है, ये यहाँ पे इंटरनल क्रैक्स है उसकी एक ये फिगर्स है, क्रैक्स और टीयर्स की। फिर क्रैकिंग एट फ्लैश, यहाँ पे फ्लैश के पोर्शन है वहाँ पे अगर क्रैक होगी। फिर ये सारे क्रैक, इम्प्रिंट, साइड व्रिंकल्स, नेकिंग, मार्किंग लाइंस, फॉल इन, ये सारी फोर्जिंग्स की वेरियस डिफेक्ट्स है, ठीक है। अगली जो डिफेक्ट है डर्ट, स्लैग और सैंड इंक्लूजन्स। जैसे कि हमने आगे देखा कि जो भी स्केल पिट्स थे उसकी वजह से जो इम्प्रेशंस पड़ रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से सेलो डिप्रेशंस पड़ रहे थे। सो वैसे ही अगर उसके अंदर स्लैग्स प्रेजेंट है या तो फिर सैंड इंक्लूजन्स है तो जो सरफेस क्लियरिटी है वो हमको अच्छी नहीं मिलेगी। वहाँ पे हमको
जो डॉट्स है वैसा कुछ मिलेगा, जो भी स्लैग और सैंड की इंक्लूजन की वजह से जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं मिलेगी। तो उसके लिए जो इनगोट है हमारा, वो इनगोट वो बहुत ही वो क्लीन होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये डर्ट है, सैंड है या फिर इंक्लूजन्स है, तो जो वर्कपीस जो हमको मिलेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी, वो डिफेक्टिव मिलेगी। उसके अंदर हमको जो है वो सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी। अगला जो डिफेक्ट है वो है ब्लो होल्स, हनीकॉम एंड cavities. Blowholes in forging results from the blowhole present in ingot. ये भी यहाँ पे सेम है, जो इनगॉट है उसके अंदर ब्लो होल प्रेजेंट्स है, ठीक है। तो जो हम प्रोडक्ट फोर्ज करके बनाएंगे उसके अंदर भी हमको डिफेक्ट मिल सकती है, ठीक है। देन बाय द रिलीज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, और अगर हमने इसको हीट किया है और उसके बाद इसका सॉलिडिफिकेशन किया, तब भी हमको जो फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा उसके अंदर अगर जो गैसेस है वो वेपराइज होंगे, तो वहाँ पे ब्लो होल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो है हनीकॉम्स एंड कैविटीज अकरिंग व्हेन द फोर्जिंग राउंड वर्कपीस इन फ्लैट डाई। जो राउंड वर्कपीस है उसको फ्लैट डाई में हम जब भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तब ये टाइप की एरर आ सकती है, हनीकॉम या फिर कैविटीज। इफ द वर्कपीस इज ड्रॉन आउट टू राउंड सेक्शन विदाउट बीइंग फर्स्ट फोर्ज टू स्क्वायर सेक्शन, वो डायरेक्टली अगर हम उसको राउंड सेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे सबसे पहले फोर्ज स्क्वायर सेक्शन में फोर्ज किए बिना, तो हनीकॉम या फिर कैविटीज उसमें आ सकती है। अगली जो एरर है वो है डिफेक्ट है सेंटर बस्ट। अभी सेंटर बस्ट आर रप्चर्स अकरिंग एट सेंटर ऑफ बिलेट ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेग्रेशन और ब्रिटल फेसेस। ये किसकी वजह से होगा? जो भी हमारा बिलेट है उसके अंदर ड्यू टू प्रेशर ऑफ सेग्रेशन और ड्यू टू ब्रिटल फेसेस, उसकी वजह से सेंटर ब्रस्ट फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है वो है डायमेंशन आउटसाइड टॉलरेंसेस। दीज में बी द रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट डाई वियर और मिसमैचिंग ऑफ डाई हाउस। ये अभी यहाँ पे किस वजह से हो सकते हैं कि जो डाई हाउस है जो भी डाई हाउस है उसमें वियर है, या तो फिर उसकी साइज़ गलत है या फिर मिसमैचिंग है, उसकी वजह से आउटसाइड टॉलरेंसेस हमको मिल सकते हैं। अगला जो एरर है बर्न्ट एंड ओवर हीटेड मेटल। इसके अंदर क्या होगा? दिस इज कॉज्ड बाय द हीटिंग द मेटल टू हाई टेम्परेचर। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है टू हाई है टेम्परेचर उसका, उसकी वजह से बर्न्ट या फिर ओवर हीटेड मेटल हमको मिल सकता है। अगला जो एरर है वो है डीकार्बोराइजेशन। डीकार्बोराइजेशन स्टील में आएगा, और स्टील में किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू
कॉन्टैक्ट ऑफ हीटेड स्टील विद द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट की वजह से उसमें डीकार्बोनाइजेशन आएगा और कार्बन रिमूव्ड फ्रॉम द सॉलिड स्टील ड्यू टू ऑक्सीडेशन, और कार्बन जो है उसमें से रिमूव हो जाएगा फ्रॉम सॉलिड स्टील ड्यू टू ऑक्सीडाइजेशन। अगला जो एरर है वो है रेसिडुअल स्ट्रेस डिस्टॉर्शन, और जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर कॉज्ड बाय द अनइवन कूलिंग ऑफ वर्कपीस आफ्टर फोर्जिंग, फोर्जिंग के बाद जो भी अनइवन जो कूलिंग होगा उसकी वजह से उसके अंदर स्ट्रेसेस या फिर डिस्टॉर्शन रह जाएगा। दिस स्ट्रेसेस में बी लीड टू डिस्टॉर्शन और क्रैकिंग ऑफ फोर्जिंग। सो ये सारी थी वेरियस फोर्जिंग डिफेक्ट्स। अभी जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्जिंग डिफेक्ट्स, और ये सारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे ये भी जो डिफेक्ट्स है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली है रिमूवेबल डिफेक्ट्स और दूसरी है इरिमूवेबल डिफेक्ट्स। जो रिमूवेबल डिफेक्ट्स है उसमें आती है शैलो क्रैक्स, ओवर हीटिंग, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर, रेसिडुअल स्ट्रेसेस एंड डिस्टॉर्शन, और जो इरिमूवेबल डिफेक्ट्स है उसके अंदर आएगा डीप क्रैक्स, टीयर्स, कैविटीज़ एंड बर्न्ट मेटल, ये इरिमूवेबल डिफेक्ट्स में आएगा। So these are the various classification of forging defect. Next topic is advantages and limitations of forging processes. The advantages includes following. First advantage is superior mechanical property, especially if the fiber flow lines are properly directed. It gives superior mechanical property as the fiber flow lines are properly directed in forged part. Fairly close dimensional tolerances, जो dimensional tolerances है वो हम maintain कर सकते हैं। Third is wide range of material can be forged, various materials can be forged. Fourth is forging can be easily welded, forging से हम welding भी कर सकते हैं, ठीक है। And the order of dimension tolerances obtained in forging are as following. किस रेंज के हम dimensional tolerances अचीव कर सकते हैं। The thickness tolerance or the tolerance on dimension along the direction of pressing or hammering is of order of plus or minus 0.30 to minus 10 plus 0.30 to minus 0.10 mm for forging up to 1 kg. For 1 kg this is the range, and for forging of 50 kg the range is plus 4.35 minus 0.145 mm, यानी कि ये हम 0.3 mm तक का टॉलरेंसेस, यहाँ पे जो रेंज होगी वो कितनी होगी 0.40, दोनों का डिफरेंस लेंगे, इतना ही वेरिएशन मिलेगा, 0.4 mm का वेरिएशन 1 kg तक की कास्टिंग फोर्जिंग है उसके लिए, और 50 kg के लिए इतनी रेंज मिलेगी 4 mm, अप्रॉक्सीमेटली 4 mm तक की रेंज टॉलरेंस रेंज मिलेगी। मतलब इतना क्लोज टॉलरेंस हम मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग फोर्जिंग टेक्निक। नेक्स्ट जो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, मैनी इंट्रिंसिक कर्व शेप्स दैट कैन बी मेड बाय कास्टिंग कैन नॉट बी मेड बाय फोर्जिंग। अभी फोर्जिंग की लिमिटेशंस है कि इंट्रिंसिक शेप है, जैसे कि कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो हम वो कास्टिंग से अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और फोर्जिंग से वो नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्जिंग में क्या है कि हमको हैमरिंग करना होगा या प्रेसिंग ऑपरेशन करना होगा, तो उसकी वजह से अगर इंट्रिंसिक पार्ट है तो उसका
जो वहाँ पे एरर्स आ सकती है लैब्स और आगे जो हमने एरर्स देखी उस टाइप की एरर्स उसमें पॉसिबल है। फिर यूजुअली द फोर्जिंग कॉस्ट मोर देन द कास्टिंग। सिंपल सी बात है कि जो भी फोर्जिंग है उसमें जो प्रेस की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, फिर उसको हीट करना पड़ेगा और फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा जाएगी उसमें फोर्स जनरेट करने के लिए, अगर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो हीटिंग करना पड़ेगा, लेकिन कास्टिंग में जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस से हीटिंग करने के बाद हमको सिर्फ जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर उसको बनाना ही है, ठीक है। सो जो भी इक्विपमेंट है, फिर टूल्स रिक्वायर्ड है, डाई फोर्जिंग है, ठीक है। तो अभी सेपरेट पार्ट्स के लिए हमको सेपरेट डाई चाहिए होगी, तभी हम उसको मैन्युफैक्चर, और एक एक डाई है वो बहुत ही कॉस्टली आती है, तो उसकी वजह से इक्विपमेंट कॉस्ट जो है वो कास्टिंग के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.